हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सातवाहन युगीन संस्कृति जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनका शासन प्रबंध चल रहा था, किस प्रकार से धार्मिक दशाएं थीं, साथ ही सामाजिक दशाएं भी यहाँ पर देखेंगे। और जो आर्थिक है उसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शासन व्यवस्था। तो एक किस्म से देखें तो जो सातवाहन वंश है वो 3 शताब्दियों तक चला। ठीक है, 3 शताब्दियों तक सातवाहन युग चला। और इनको दक्षिण पथ की राजनीति में सातवाहन सक्रिय रहते हैं। मतलब दक्षिण में जो है सातवाहन सक्रिय रहते हैं। कब से कब तक? तो लगभग 3 शताब्दियों तक। शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शासन व्यवस्था देखें तो सातवाहनों की वैसे ही थी जैसे कि मौर्यों की थी। तो मौर्यों का हमने शासन व्यवस्था पढ़ा था। यहाँ पर भी कुछ कुछ देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो मौर्य नरेशों के आदर्श पर ही उन्होंने अपने प्रशासन का संगठन किया। शासन का स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक ही था। क्या था? राजतंत्रात्मक ही था। शासन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। वह अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई। तो यहाँ पर जो राजा हुआ करता था वो देवता के समान ही उस समय माना करता था और अपना जो है प्रभाव बना के, देवीय प्रभाव बना के रखता था। आगे है सातवाहन नरेश जो है राजन, राजराज, महाराज और शकों का अनुकरण पर स्वामिन जैसी उपाधियां धारण करते हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? राजन, राजराज, महाराज और शकों के अनुकरण पर स्वामिन की उपाधियां धारण करते हैं। रानियां भी यहाँ पर हमें प्रशासन में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर 2 रानियां हैं। एक तो यहाँ पर 2 रानियां हैं, नागानिका और गौतमी बलश्री। तो यहाँ पर रानियां जो हैं देवी अथवा महादेवी की उपाधियां धारण करती थी। और रानियां भी प्रशासन में दिखाई देती हैं और वो अपने आप को देवी तथा महादेवी की उपाधि धारण करती हैं। यद्यपि राजाओं के नाम जो है मात्र प्रधान है, परंतु उत्तराधिकार पुरुष वर्ग में ही सीमित था तथा वंशानुगत होता था। इस काल में 2 ही रानियां हैं। नागनिका जो शातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, मतलब जो स्टार्टिंग के जो शातवाहन शासक हुए हैं उसमें जो प्रथम श्री शातकर्णी थे उनकी ही पत्नी थी नागनिका, और इन्होंने अपना एक लेख लिखवाया था। तो आगे है गौतमी पुत्र शातकर्णी की जो माँ थी गौतमी बलश्री, ये भी प्रशासन में सक्रिय रहती हैं। और इस प्रकार से हमें 2 रानियों के यहाँ पर नाम दिखाई देते हैं। तो ये हो गए राजा और रानी किस प्रकार से शासन करते थे, उनका क्या समाज में लोग मानते थे उनको, तो ये देखा। अब हम देखते हैं अमात्य। तो अमात्य जो है सम्राट की सहायता करते थे। अमात्य नामक पदाधिकारियों का एक सामान्य वर्ग भी होता था। महासेनापति होते थे। गौतमीपुत्र तथा पुलिमावी ने महासेनापति नामक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। कुछ सेनापति साम्राज्य के बाह्यवर्ती प्रदेशों की देखरेख के लिए नियुक्त किए जाते थे। स्थानीय शासन की बात करें तो अधिकांश जो है सामंतों द्वारा चलाया जाता था। कार्ले तथा कन्हेरी के लेखों में मराठी तथा महाभोज का उल्लेख मिलता है। ये बड़े सामंत थे। ये अपने क्षेत्र में सिक्के निर्मित तथा उत्कीर्ण करवाने का अधिकार था। आगे है पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग में मराठी तथा महाभोज उत्तरी कोंकण में सामंत थे। उनका पद जो है अनुवांशिक होता था। इन सामंतों के अधिकार जो है अमात्यों से भी अधिक होते थे तथा वे अधिकार में भूमि दान कर सकते थे। मतलब उनके अधिकार में ये था कि वो अपनी भूमि जो है वो दान में दे सकते थे। आगे है यहाँ पर आगे हम बात करें प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक विभागों को उसको बांट रखा था, जिसको आहार कहा जाता था। आहार जो है बहुत बड़ा प्रांत है। मान लीजिए ये एक प्रांत है, यहाँ पर ये एक सातवाहनों का प्रांत है और छोटे छोटे आहारों में बांट रखा था। तो ये हो गए आहार कहलाए। ये जो है पूरा प्रांत प्रशासन हो गया।
आगे है गोवर्धन, सोपारा, मामल, सातवाहन आदि आहारों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सातवाहनों का, तो ये एक आहार हो गई, इसका नाम क्या हो गया, गोवर्धन, गोवर्धन हो गया। इसी तरह जो हो गया दूसरा वो हो गया सोपारा, मामल, ये हो गया सातवाहन एक करके एक आहार हो गई। तो इस तरह से आहारों का के विषय में भी सूचनाएं मिलती है सातवाहन काल में। आगे है एक नगर निगम, इसके अंतर्गत होती थी आहार के और केंद्रीय नगर और प्लस कई गांव भी हुआ करते थे। प्रत्येक आहार में एक अमात्य अधीन होता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा पुलिमावी के समय में विष्णु पालित ने सम्यक तथा शिव स्कंद दत्त ने गोवर्धन आहार का बारी बारी से शासन चलाया था। भंडागारिक जो होते थे वो कोषाध्यक्ष होते थे। भंडारिक मतलब कोष को भरना यानी कोषाध्यक्ष। तो भंडारिक होते थे। रज्जुक जो है राजस्व विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। पनीय घरक जो है नगरों में जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था। कर्मांतिक जो है भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला हुआ करता था। आहारों के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामीण होता था जो ग्राम शासन के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। हाल की जो गुप्त गाथा सप्तशती है उसमें ग्रामीणों यानी ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। इसके अधिकार में 5 या 10 गांव हुआ करते थे। तो ग्रामीण मान लीजिए ये एक ग्रामीण है, तो इसमें कितने गांव होंगे, छोटे छोटे, कुल मिला के 10 या 5 गांव हुआ करते थे और इसी को क्या है ग्रामीण ग्रामीण कहलाता था। आगे है गृहपति। तो कुछ किसानों के परिवारों का प्रमुख होता था गृहपति। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। लेखों में भारूकच, भड़ोच, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धन, कटक आदि नगरों के नाम मिलते हैं। ग्रामों तथा निगमों को स्वशासन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की थी। इस प्रकार की भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। कालांतर में इसी प्रकार के अनुदानों ने सामंतवाद के विकास में योगदान दिया था। तो ये हो गई कुछ सातवाहन प्रशासन के बारे में जानकारी की, किस प्रकार से उन्होंने प्रांतों को उसमें आहारों में बांटा था। फिर जो आहार है वो ग्रामों में था। तो ये एक प्रशासन व्यवस्था थी, उसमें राजा ने उपाधियां धारण किए थे और जो है रानियां भी महादेवी की उपाधि धारण, देवी या महादेवी की उपाधि धारण किया करती थी। साथ ही अमात्य थे, सेनापति थे। तो ये सारा का सारा जो है प्रशासन इनका हो गया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज था, यानी कि सामाजिक दशा सातवाहनों की क्या थी। तो वर्णाश्रम आधारित था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि था। सातवाहन नरेश जो है स्वयं ब्राह्मण थे। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सातवाहन नरेश क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हमारा आंसर होगा ब्राह्मण। नासिक प्रशस्ति में गौतमी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था, धर्म को प्रतिष्ठित करने तथा वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था। इस समय अनेक नई जातियां व्यवसायों में आधार पर संगठित होने लगी थी। इस काल के समाज में प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों के भारतीयक हैं। अनेक शकों के नाम जो है भारतीकृत मिलते हैं, जैसे कि धर्मदेव, ऋषभदत्त और अग्निवर्मन। ये हिंदुओं के समान ही थे और ये तीर्थ यात्रा में जाया करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देते थे। यानी कि जो शक यहाँ पर भारतीय, मतलब यहाँ पर रहने लग गए, वो भारतीय ही हो गए और वो भी वही सारी चीज़ें यहाँ पर अपनाने लग गए जो एक भारतीय यहाँ पर करते थे। आगे है स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कभी कभी वे शासन के कार्यों में भी भाग लेती थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो रानियां थी, जैसे नागनिका
बलश्री, तो ये इन्होंने क्या है प्रशासन में अपनी भूमिका निभाई थी। पर्याप्त शिक्षित हुआ करती थी और पर्दा प्रथा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी पर्दा प्रथा यहाँ पर हमारी हिस्ट्री में यहाँ पर हमें देखने को कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे धार्मिक दशा की। तो सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। 200 वर्षों का काल जो है दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक क्या है गौरवशाली युग था। तो एक किस्म से देखें तो सातवाहन जो है ब्राह्मण हैं, यानी वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इनके काल में जो बौद्ध धर्म है उनको उन्होंने बहुत अच्छे से पोषण किया, उसको फला फुलाया। तो ये देखते हैं, इसलिए उसको बौद्ध धर्म के लिए ये जो सातवाहन वाला काल जो था सर्वाधिक गौरवशाली माना जाता है। सातवाहन काल में दक्कन की सभी जो है मतलब दक्षिण की सभी गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी। तो जितनी भी गुफाएं बनाई गई वो सभी की सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जैसे अमरावती हो गई, नागार्जुन कोंडा हो गई, श्रीशैल आदि इस धर्म के प्रधान केंद्र थे। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा इस समय की एक सामान्य प्रथा थी। इस समय बौद्ध संघ के अंतर्गत कई संप्रदाय हो गए, जैसे भादायनीय यानी कि नासिक कन्हेरी, धर्मोत्तरीय सोपारा में निवास और महासंघिक यानी कार्ले तथा उनके आसपास। तो यहाँ पर कुछ बौद्ध संघ थे जिनमें कई संप्रदाय हो गए, जैसे कि भदायनीय नासिक और कन्हेरी के आसपास वाले क्षेत्र के जो बौद्ध हैं इनको भदायनीय कहा गया, मतलब ये एक संप्रदाय बन गया। धर्मोत्तरीय सोपारा के निवास करने वाले बौद्ध संघ इनका संप्रदाय हो गया। महासंघिक यानी कार्ले तथा उसके आसपास वाले क्षेत्र को महासंघिक कहा गया। तो इन सभी संप्रदायों में किसी प्रकार का द्वेष नहीं था, सभी बहुत शांतिपूर्वक से रहा करते थे। अब यहाँ पर आर्थिक दशा है, तो आर्थिक दशा को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।